ओके बच्चा पार्टी, कल हमने देखा एक स्टेबिलिटी बेल्ट होती है जब हम बेसिकली आपके न्यूट्रॉन्स को प्रोटॉन्स के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं या एटॉमिक नंबर के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं, ठीक है। और ये जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का रेशियो मिलता है हमको n बाई जेड या n बाई पी, इसके हिसाब से भाई साहब एटम्स का डिसइंटीग्रेशन होता है। तो n बाई पी रेशियो के हिसाब से एटम्स का डिसइंटीग्रेशन होगा। तो वी हैव n बाई पी विच इज बहुत ज्यादा, अगर ये 1 से ज्यादा हो गया तो आपके न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स में डिसइंटीग्रेट होंगे। अगर प्रोटॉन्स बाय न्यूट्रॉन्स ये बहुत ज्यादा 1 से ज्यादा हो गया तो आपके भाई साहब प्रोटॉन्स डिसइंटीग्रेट होंगे, ठीक है। सो इस तरीके का जो डिसइंटीग्रेशन होगा वो हमको 3 टाइप का रेडियो एक्टिव डीके देगा। क्या क्या है? अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके, ठीक है। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ डीके दैट वी विल सी। ओके, तो स्टेबिलिटी बेल्ट में क्या है भाई साहब? फॉर एटम्स विच हैव एटॉमिक नंबर लेस देन 20। 20 किसका एटॉमिक नंबर है भाई साहब? आधी पीरियोडिक टेबल आपको कम से कम अभी तक याद हो जानी चाहिए। हाँ, कैल्शियम, अच्छा जी, ठीक है। ओके, सो कैल्शियम इज बेसिकली, तो ये जितने भी आपके एटम्स हैं जिनका 20 से लेस है, तो इसका कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी मतलब डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा। ऐसा कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी क्या है? n बाई पी आपका 1 के बराबर, ठीक है। कंडीशंस फॉर स्टेबिलिटी फॉर एटम्स विथ एटॉमिक नंबर्स लेस देन इक्वल टू 20 इज n बाई पी इज इक्वल टू 1। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, तो मतलब n बाई पी इक्वल z, तो इसका मतलब n बाई पी इज इक्वल टू 1, मतलब n इज इक्वल टू p हो गया या n इज इक्वल टू z हो गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज बेसिकली द नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के बराबर, ठीक है। ओके, सो ये कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी। अभी आप देखो जैसे हीलियम, हीलियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 2, और प्रोटॉन्स कितने हैं? 2, तो 2 बाई 2 1 हो गया, स्टेबल एटम, ठीक है। इसीलिए हम इनर्ट मान लेते हैं इसको। इसका देखो कार्बन का 6 और 6 प्रोटॉन्स 6 न्यूट्रॉन्स, नाइट्रोजन का 7 प्रोटॉन्स 7 न्यूट्रॉन्स, कैल्शियम का भी 20 प्रोटॉन्स 20 न्यूट्रॉन्स। तो जितने भी एलिमेंट्स आपके हैं जिनका एटॉमिक नंबर लेस देन इक्वल टू 20 है, उनका अगर n बाई पी रेशियो 1 है तो दे आर स्टेबल, दे विल नीदर अंडरगो फिजन नॉर फ्यूजन। समझ में आ रहा है भाई साहब? तो ये रेडियो एक्टिव में, रेडियो एक्टिविटी में गिने ही नहीं जाएंगे, ठीक है। बहुत मस्त सो के आ रहा है, तू कॉलेज से आ रहा है क्या? देख के लग रहा है एकदम से मस्त, एकदम। तू कॉलेज गया था? अरे सो रहा होगा तो अच्छी बात है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है। ओके, सो यहाँ पे देखो न्यूट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स में फोर्स, ठीक है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में फोर्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में फोर्स, प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स में फोर्स। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? तो ये सारे आपके जो है न्यूक्लियर फोर्सेस हैं और ये अट्रैक्टिव फोर्सेस है। दो प्रोटॉन्स के बीच में फोर्स कब चालू होता है? 1 पर मीटर, ठीक है। अगर 1 पर मीटर से ज्यादा होगा तो क्या होगा? हाँ, तो रिपल्स होना चालू हो जाएगा, ठीक है। उसमें क्या हो जाएगा भाई साहब? आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बिकम मोर देन न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, इफ द डिस्टेंस हैपेंस टू बी मोर देन 1 पर मीटर, ठीक है। ओके, एनी एटम विच डज नॉट हैव n बाई पी इज इक्वल टू 1, कहां पे? जहां पे एटॉमिक नंबर ऑफ ऑल एटम्स इज लेस देन इक्वल टू 20। अगर ये n बाई पी रेशियो आपका 1 के बराबर नहीं आ रहा है, विल लाई इन द नेबरहुड ऑफ n टू z लाइन, ठीक है। n टू z लाइन will lie in the neighborhood of nz line, तो मतलब इसके आजू बाजू ही होगा, या तो इधर या तो इधर, यहाँ पे कहीं पे रहेगा, ठीक है, ठीक है। एंड दीज एटम्स आर रेडियो एक्टिव, और यही एटम आपके रेडियो एक्टिव हो जाएंगे। तो देखो कार्बन फैमिली में 12 6 कार्बन और 14 6 कार्बन, इसमें फर्क क्या है? ये रेडियो एक्टिव है, ये रेडियो एक्टिव नहीं है। दोनों भी क्या है? लेस देन 20 है, एटॉमिक नंबर दोनों का लेस देन इक्वल टू 20 है, ठीक है। फुलफिलिंग दिस कंडीशन, हियर n by p रेशियो इज व्हाट? इक्वल टू 1, हियर इट इज नॉट, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके कितने हो जाएंगे? 8, तो 8 बाई 6 हो जाएगा विच इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। इसीलिए ये रेडियो एक्टिव है, और इसी को हम कार्बन डेटिंग मेथड में यूज करते हैं। जो आपके पुरातत्व चीजें हैं, जो आपके हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की चीजें हैं, उनको जब हम उनकी डेट्स को निकालने जाएंगे तो हम कार्बन डेटिंग मेथड यूज करते हैं। कार्बन डेटिंग मेथड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारे सारे ऑर्गेनिक चीजों में कार्बन रहेगा ही, तो जो भी आपको पुरातत्व चीज मिली है उसमें भी कार्बन रहेगा ही, और उस कार्बन के लाइफ को हम डिटरमिन करते हैं रेडियो एक्टिव डीके से, बिकॉज दिस हैपेंस टू बी अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये जो देखो n इज इक्वल टू पी किस लाइन में लाई करेगा? इस वाले लाइन में। ये भाई साहब एंगल कितना होगा? 45 डिग्री का। बट ऑब्वियसली बात है n बाई पी 1 होगा इसका, तो जिसका भी n बाई पी 1 नहीं हो रहा है वो या तो इधर लाई करेगा या तो इधर लाई करेगा, नेबरहुड ऑफ n बाई पी इज इक्वल टू 1 लाइन, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, सो न्यूक्लियर फोर्स इज इफेक्टिव इन द शॉर्ट रेंज,
न्यूक्लियर फोर्स आपका इफेक्टिव होता है शॉर्ट रेंज में, हेंस इट इज सफिशिएंट टू ओवरकम कूलम्बिक रिपल्शन इन स्मॉलर न्यूक्ली। तो इस चीज को समझिए कि जो स्मॉलर न्यूक्ली होंगे, ठीक है, छोटे न्यूक्ली होंगे, वहां पे कूलम्बिक रिपल्शन ओवरकम हो जाएंगे, कूलम्बिक रिपल्शन होगा ही नहीं। देखो एक बैग है जिसमें आप प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को भरते जा रहे हो, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कम है, तो कम होंगे तो उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो भी कम होगा। वैसे ही भाई साहब 1 फर्मी मीटर के बियॉन्ड डिस्टेंस पे ही आपका कूलम्बिक फोर्स एप्लीकेबल होता है, तो न्यूक्लियर फोर्स ही एग्जिस्ट करेगा, कूलम्बिक फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सम ऑफ न्यूक्लियर फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्टेबल न्यूक्लियस हो जाएगा। दिस विल बी बेसिकली अ स्टेबल न्यूक्लियस। क्लियर है भाई साहब, ठीक है, ओके। जब भी आपके न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के रेशियो में गड़बड़ी होगी, वही आपके रेडियो एक्टिविटी दिखाएंगे, ठीक है, वही अनस्टेबल हो जाएंगे, ठीक है, ओके। सो ये है देखो आपका स्टेबिलिटी कर्व, दिस इज बेसिकली द स्टेबिलिटी बेल्ट, ये आपका स्टेबिलिटी बेल्ट है। देखो यहाँ पे एन बाई पी एकदम एग्जैक्टली 1 है, और ये स्टेबिलिटी बेल्ट ऐसा थोड़ा सा कर्व होता हुआ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चीजों को देख लो, बिस्मथ जो है, ठीक है, जिसकी भाई साहब एटॉमिक मास नंबर है 209 एंड 83, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स, ठीक है। ये जो है आपका यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर इस लाइन पे, ये वाला ऑब्वियसली कितना एंगल बनाएगा, 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है, tan 45 इज इक्वल टू 1 होता है। ये आपका, लेकिन आपका ये वाला बेल्ट नहीं है, द बेल्ट ऑफ स्टेबिलिटी इज दिस वन, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहां तक देखो 20 तक सीधा जाएगा ये, तो इसीलिए हमने बोला कि एटॉमिक नंबर्स आपके जहां तक 20 तक हैं, वहां पे आपको इस तरीके का ट्रेंड दिखेगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर आपको अपने यहाँ पे क्या प्लॉट किया हुआ है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के साथ, तो एटॉमिक नंबर 20, ठीक है, मतलब कैल्शियम तक को आपको यहाँ पे सीधा दिखेगा, n इज इक्वल टू पी, मतलब n बाई पी की वैल्यू 1 तो स्टेबल, सिंपल, ठीक है। अगर n बाई पी की वैल्यू 1 नहीं आ रही है तो वो अनस्टेबल, ये नेबरहुड में लाई करेगा। यहाँ तक 20 वाले तक का क्लियर है भाई साहब, ओके। फॉर एटम्स अभी हम बात करेंगे, z अगर आपका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 20 हो गया, जहां पे एटॉमिक नंबर लेस देन 20, वहां तक क्या चचा, वहां तक क्या कहानी है, अरे बोलो, शपथ ग्रहण सेरेमनी में गए थे क्या तुम, एकदम व्हाइट व्हाइट हो, महाराष्ट्र में सरकार बन गई भाई साहब, ओके। तो आपका z इज इक्वल टू 20 तक क्या चल रहा था भाई साहब, आपका n बाई पी का अगर 1 है तो वो स्टेबल है, अगर n बाई पी का आपका 1 से ज्यादा है तो वो अनस्टेबल रहेगा। अभी हम 20 से आगे की कहानी देखेंगे, ठीक है। 20 से आगे की कहानी की स्टेबिलिटी की कहानी क्या है, ये लिख लीजिए भाई साहब, ठीक है। n बाई पी रेशियो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 1 बाई 6, 1.6, 1.6 तक भाई साहब आप इसको झेल सकते हैं, मतलब न्यूट्रॉन्स बाय प्रोटॉन्स का रेशियो अगर 1 से 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, तब तक फिर भी स्टेबल रहेगा। 1.6 के बियॉन्ड ये अनस्टेबल होना चालू हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? n अगर z की वैल्यू 20 तक है तो क्या वैल्यू होगा, n बाई पी बराबर 1 आना चाहिए, अगर 1 नहीं आ रहा है तो अनस्टेबल, सिंपल, ठीक है, रेडियो एक्टिव हो जाएगा। अगर भाई साहब z ग्रेटर देन 20 है, z ग्रेटर देन 20 है तो आपका वैल्यू क्या आना चाहिए, n बाई पी का ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये तो होना ही चाहिए, और लेस देन इक्वल टू 1.6, 1.6 तक आप रेडियो एक्टिव नहीं होंगे, उसके बियॉन्ड आप रेडियो एक्टिव हो जाएंगे। ये जो रेंज है ये स्टेबल एलिमेंट्स का रेंज है। क्या ये समझ में आ रहा है? लेट्स से Fe जो सबसे स्टेबल है आपका देखा, ठीक है अपने, यहाँ पे बताओ मेरे को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, आ रहे हैं श्रेयस पता नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे यहाँ पे, देखो 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 30, 56 माइनस 26, और यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे 26, ठीक है। तो 15 और ये हो गया आपका 13, इसको डिवाइड कर लो कितना आ जाएगा भाई साहब, ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया आपका 13, 20, 13 वन जा 13, 7, 13 5 जा अप्रोक्सीमेटली 1.15 आ रहा है, विच इज लेसर देन 1.6, तो ये स्टेबल होगा, होगा भाई साहब, वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स है ये। ओके, सिल्वर का ले लेते हैं भाई साहब, 108 और 47, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे भाई साहब, 8 से 7 गया 1, 61, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे भाई साहब 47, कर लो डिवाइड इसको भाई साहब, 47 और ये हो गया आपका 61, 47 1 जा 47, 7 प्लस 4 11, 5 से 4 गया 1, 47, 4 3 जा 12, 47 into 3, 3 7 जा 21, 4 3 जा 12, 13 14, अप्रोक्सीमेटली 3 आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 3, 1.3 भी आपका 1.6 के रेंज में, तो ये स्टेबल हो जाएगा। विल दिस बी स्टेबल? दिस विल बी स्टेबल, ठीक है। तो फॉर लार्जर न्यूक्ली न्यूक्लियर फोर्स डिक्रीजेस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स एट लार्जर डिस्टेंसेस। लार्जर न्यूक्ली में होगा क्या, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या बढ़ती जा रही है, तो बढ़ता जा रहा भाई साहब। अभी भाई साहब दो प्रोटॉन्स के बीच में डिस्टेंस
1 फर्मी मीटर से ज्यादा होता जाएगा, और जैसे ही आपका 1 फर्मी मीटर से ज्यादा होता जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन चालू हो जाएगी, ठीक है। अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन और आपका जो न्यूक्लियर फोर्स है जो अट्रैक्टिव इन नेचर है वो बैलेंस कर रहे थे। अभी भी न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करेगा, बट नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन विल कीप ऑन पाइलिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन अभी क्या होता जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा एंड विल बिकम मोर देन द न्यूक्लियर फोर्स दैट एग्जिस्ट, एंड फाइनली व्हाट विल हैपन, भाई साहब डिस्पर्स हो जाएगी, ठीक है। दे विल ऑल स्टार्ट गेटिंग डिस्पर्स्ड। फॉर लार्जर न्यूक्लियर फोर्स डिक्रीजेस बिटवीन द न्यूक्लियंस एट लार्जर डिस्टेंसेस एंड हेंस न्यूक्ली विथ लार्जर प्रोटॉन्स आर स्टेबल। तो न्यूक्ली विथ लार्जर प्रोटॉन्स आपके भाई साहब क्या हो जाएंगे, तो न्यूक्लियस जिसमें लार्जर लेस प्रोटॉन्स आर स्टेबल, तो जितने भी आपके लेस प्रोटॉन्स होंगे वो स्टेबल होंगे। एक समझो इस चीज को, जैसे आपका ये तो छोटा सा क्लास है, ठीक है। अगर बहुत बड़ा सा क्लास है भाई साहब और यहाँ पे टीचर है और जो बैक बेंचर है तो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे पाएगा, वो भाई साहब कुछ भी करामती करता रहेगा, ठीक है, नहीं रहेगा ध्यान। टीचर भी उतना एक्सेस नहीं ले सकते हैं, तो वो भाई साहब अनस्टेबल रहेगा, ही विल बी अनस्टेबल, ही और शी विल बी अनस्टेबल, ठीक है। वैसा ही होता है कि जितना आपका भाई साहब यहाँ पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद बढ़ती जाएगी, वहां पे आपका फर्मी मीटर का इन्फ्लुएंस अगर आपका बढ़ जा रहा है, फर्मी मीटर बढ़ जा रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन विल एक्ट। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या करेगा, न्यूक्लियर फोर्स को नलीफाई करता रहेगा, धीरे धीरे कम करता रहेगा, ठीक है। तो न्यूक्लियर फोर्स भाई साहब आपका कम होता जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा हो जाएगा, और ये सब बिखर जाएंगे। आप मतलब एक गोनी में आलू भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, एक टाइम के बाद भाई साहब वो ओवरफ्लो होने लगे। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ठीक है, बियॉन्ड कैपेसिटी हो जाएगी। क्लियर है? ओके 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 ओके। तो आपका यहाँ पे अभी हम पढ़ेंगे डीकेस। तो अल्फा डीके है, बीटा प्लस डीके है, बीटा माइनस डीके है और गामा डीके है, ठीक है। सो व्हाट आर दीज डीकेस एंड व्हाई डू दे हैपन? तो स्टेबिलिटी कर्व आपको समझ में आ गया। स्टेबिलिटी कर्व एकदम परफेक्टली ऐसा लाइन नहीं है, ये ऐसे जाएगा और फिर भाई साहब ऐसे 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 जुड़ जाएगा, ठीक है। ओके, तो देख लो भाई साहब, ये जो एलिमेंट्स हैं इनमें रेडियो एक्टिविटी होगी, जो भी स्टेबिलिटी कर्व के इधर होंगे और इधर होंगे उन सब में भाई साहब रेडियो एक्टिविटी होगी। जो भी स्टेबिलिटी कर्व पे लाई करेंगे उनमें रेडियो एक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है। ओके, तो जब ये वाले एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है, ये वाले एलिमेंट्स, इनमें किस टाइप का डीके दिखेगा आपको, बीटा माइनस डीके दिखेगा। ये वाले एलिमेंट्स जो इधर वाले होंगे उनमें आपको किस टाइप का डीके दिखेगा, अल्फा और बीटा प्लस डीके दिखेगा। विल टॉक अबाउट गामा डीके, ठीक है। ओके, सो न्यूक्लियस अबव स्टेबिलिटी बेल्ट अंडरगो बीटा माइनस डीके। तो इनमें भाई साहब बीटा, तो स्टेबिलिटी कर्व के ऊपर जो एटम्स आते हैं उनके न्यूक्लियस में आपको किस टाइप का डीके दिखेगा भाई साहब, बीटा माइनस डीके। आर वी क्लियर? ओके, belt undergo beta minus decay to reduce the NP ratio because they have more number of neutrons compared to the number required for stability। भाई देखो ये वाला क्या है, जहां पे N और P आपका बराबर है ना, ये लाइन। ये आदित्य एब्सेंट है ना, ये दो आदित्य भाई साहब एक साथ कभी नहीं आएंगे ऑल्टरनेट डेज पे। तू आज कवर कर ले मेरा, मैं नाम आदित्य एक ही आएगा, है ना। ओके, सो यहाँ पे भाई साहब आपका एक N/P रेशियो आपका बराबर है, N और P बराबर है। अगर आप इस तरफ जाएंगे तो N बढ़ेगा या P? N बढ़ेगा। इस तरफ जाएंगे तो P बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका N एज कंपेयर टू P बढ़ रहा है, ठीक है, N एज कंपेयर टू P भाई साहब बढ़ रहा है। तो न्यूक्लियस अबव स्टेबिलिटी बेल्ट अंडरगो बीटा माइनस डीके। मैंने बायो क्लास अटेंड नहीं किया है ना, अभी तो मैं गया था, नहीं था वहां पे। अच्छा, ओके, बैकडोर एंट्री थी। ओके, टू रिड्यूस द एनपी रेशियो बिकॉज दे हैव मोर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कंपेयर टू द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड फॉर स्टेबिलिटी। आया था, भरोसा नहीं करते, आया था वैसा। ओके, न्यूक्लियस अबव स्टेबिलिटी बेल्ट अंडरगो बीटा डीके टू रिड्यूस एनपी रेशियो बिकॉज दे हैव मोर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एज कंपेयर टू द रिक्वायर्ड स्टेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन ज्यादा, ठीक है, न्यूट्रॉन ज्यादा है तो इनका क्या हो जाएगा भाई साहब, बीटा माइनस डीके क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल ये समझिए कि स्टेबिलिटी कर्व के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं उनका बीटा माइनस डीके होगा। क्यों? रीजन ऑब्वियसली एनपी रेशियो में कौन ज्यादा होगा, एन ज्यादा होगा, ठीक है। ओके, न्यूक्लियस बिलो स्टेबिलिटी बेल्ट अंडरगो अल्फा और बीटा प्लस डीके टू इंक्रीज द एनपी रेशियो। एनपी रेशियो को बढ़ाना। क्यों एनपी रेशियो को बढ़ाना? बिकॉज दे हैव लेसर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहाँ पे भाई साहब लेसर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यहाँ पे एनपी रेशियो इज मोरा 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 देन 1, ठीक है, और यहाँ पे एनपी रेशियो इज लेसर देन 1, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे आपके न्यूट्रॉन्स ये वाले, इसको लिख लो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत ज्यादा इसके डीप में नहीं जाना है,
बस सिर्फ समझना है कि अल्फा बीटा डीके किस रीजन से हो रहा है। हालांकि ये बहुत एक्सटेंसिव टॉपिक है, but that much is not there in your course. What you need to understand is where and how what will be the radioactive decay. उसका प्राइमरी रीजन क्या है। Right? ठीक है, डन डन डन, आगे बढ़ा जाए, बहुत बढ़िया भाई साहब। ओके, रेडियो एक्टिव डिकेस। तो रेडियो एक्टिव डिकेस दिख रहा है, ज्यादा ही दिख रहा है क्योंकि तूने इसको देखा ही नहीं है, तेरे बुक का ही है ये। ओके, ये स्टेट बोर्ड की बुक से लिया हुआ है मैंने, ज्यादा ही दिख रहा है ना, अरे तू देखता ही नहीं है। कभी बुक खोला है तूने? छोटे में ही देख ले भाई साहब, वो भी नहीं खोलता है ना, तो बड़ा ही दिखाना पड़ेगा ना मेरे को। इतने बुक से ही उठाया है मैंने, स्टेट बोर्ड की बुक ही है ये। ओके, रेडियो एक्टिव डिकेस भाई साहब, रेडियो एक्टिव डिकेस क्या होंगे? मेनी ऑफ द न्यूक्ली आर स्टेबल, ठीक है, ज्यादा करके न्यूक्ली आपके स्टेबल होते हैं। दे कैन रिमेन, तो बुक खोलेगा ना तो खुशबू आएगी अभी भी, जो एकदम नए नए में खरीदा था वो वाली खुशबू आएगी। दे कैन रिमेन अनचेंज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है, ये भाई साहब बहुत देर तक। मेनी ऑफ द न्यूक्ली आर स्टेबल, ज्यादा करके न्यूक्ली आपके स्टेबल ही होते हैं, ठीक है, बिकॉज दे कैन रिमेन अनचेंज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। भाई साहब 1.5 घंटे का 3 घंटा बना रहे हो तुम लोग, कहा हुआ रे पेपर ही दिए जा रहे हो। अच्छा, ओके, these have a particular ratio of the mass number and atomic number। तो मास नंबर और एटॉमिक नंबर का एक पर्टिकुलर रेशियो होता है भाई साहब। अदर न्यूक्ली अकरिंग इन नेचर आर नॉट सो स्टेबल एंड अंडरगो चेंजेस, ये आपके भाई साहब चेंजेस अंडरगो करेंगे एज पर अल्फा बीटा और गामा डीके, ठीक है। ओके, in their structure by emission of some particles they change or decay to other nuclei with different A और Z in the process, ठीक है, घर जाके देख लियो, छोटा छोटा दिखेगा लेकिन देख लियो ना, कभी तो गफलत में वैसा बुक भी खुल जाए। ओके, द डिकेइंग न्यूक्लियस इज कॉल्ड द पेरेंट न्यूक्लियस। तो जो डिकेइंग न्यूक्लियस है उसको अपन क्या बोलेंगे वैसा, पेरेंट न्यूक्लियस, ठीक है। ओके, व्हाइल द न्यूक्लियस प्रोड्यूस आफ्टर द डीके इज कॉल्ड द डॉटर न्यूक्लियस। तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, इसका डीके हो रहा है और यहाँ पे जो प्रोड्यूस होगा इसको अपन बोलेंगे डॉटर न्यूक्लियस, ठीक है, दे आर नोन एज द डॉटर न्यूक्लियस। The process is called radioactive decay or radioactivity and was first discovered by Becquerel in 1876. Radioactive decays occur because the parent nuclei are unstable। तो पेरेंट न्यूक्लियस आपका अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबिलिटी की रीजन क्या होती है? या तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके प्रोटॉन से ज्यादा है, या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके न्यूट्रॉन से ज्यादा है। स्टेबिलिटी कर्व के या तो ऊपर रहेंगे एलिमेंट्स या तो नीचे रहेंगे, ठीक है, क्लियर है? ओके, जो एटॉमिक नंबर जिनका 20 से लेस है वहां पे n:p रेशियो जिसका भी 1 नहीं है वो अनस्टेबल हो जाएगा, और एटॉमिक नंबर जहां पे 20 से ज्यादा है वहां पे अगर 1 और 1.6 के बीच में n:p रेशियो नहीं रह रहा है तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है? ओके, सो these decays are of 3 types as described below। क्या क्या है भाई साहब 3 टाइप्स? अल्फा डीके, इन दिस टाइप ऑफ डीके द पेरेंट न्यूक्लियस एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल, ठीक है, तो आपका जो पेरेंट न्यूक्लियस है, इन दिस टाइप ऑफ डीके द पेरेंट न्यूक्लियस एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल, तो ये अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा व्हिच इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। अल्फा पार्टिकल होता क्या है भाई साहब? अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हीलियम एटम जिससे आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स भगा दिए हैं, ठीक है, तो He2+ लिख सकते हैं हम इसको, He2+, जिसका बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा अगर हम देखेंगे, उसका एटॉमिक मास तो वही रहेगा और एटॉमिक नंबर भी वही रहेगा क्योंकि प्रोटॉन्स तो अभी भी हैं, ठीक है। ओके, द पेरेंट न्यूक्लियस thus loses 2 प्रोटॉन्स। तो अगर ये आप बना रहे होंगे, मतलब अल्फा एमिशन बोल रहे हैं आप, अल्फा पार्टिकल एक पेरेंट न्यूक्लियस से निकल रहा होगा, तो पेरेंट न्यूक्लियस का एटॉमिक मास कितने से लेस हो जाएगा? 4 से लेस हो जाएगा भाई साहब। एटॉमिक मास 4 से लेस होगा और एटॉमिक नंबर 2 से लेस होगा। तो लेट्स से अगर आपका भाई साहब पेरेंट न्यूक्लियस X है जिसकी रेडियो एक्टिविटी हो रही है और इसमें किस तरीके का डीके हो रहा है? अल्फा डीके। तो इसका हो गया ये एटॉमिक मास और ये हो गया भाई साहब एटॉमिक नंबर। इसमें से भाई साहब डीके होकर हीलियम तो निकलेगा ही निकलेगा। तो हीलियम अगर निकल रहा है तो भाई साहब 4 और 2, ये भाई साहब आसमान से तो गिरा नहीं है, ये 4 और 2 लाएगा कहां से? यहां से ही लाएगा। तो लेट्स से ये आपका बना Y में A से 4 निकल गए तो ये हो जाएगा A-4, Z से 2 निकल गए तो ये हो जाएगा Z-2, ठीक है, क्लियर है?
प्लस अल्फा पार्टिकल, जिसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? तो आपके एटॉमिक मास में कितनी की तब्दीली आ जाएगी? 4, और एटॉमिक नंबर में 2 की, क्योंकि वो आपका हीलियम निकल रहा है। ठीक है, सो X is basically the parent nucleus and Y is the daughter nucleus. All nuclei with A greater than 210 undergo alpha decay. ठीक है, इसको लिख लीजिए जरा भाई साहब। हालांकि आपके बुक में है, जो कभी खुलती नहीं है, इसलिए लिख लीजिए। सो ऑल न्यूक्ली, जितने भी न्यूक्ली हैं जिनके आपके एटॉमिक नंबर 2 से 10 से ज्यादा है, उनका अल्फा, ये अल्फा डीके होगा। दे विल ऑलवेज emit alpha particles during radioactive decay. समझ में आ रहा है भाई साहब? The reason is that these nuclei have a large number of protons. इनके भाई साहब बहुत ज्यादा प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स मतलब ये स्टेबिलिटी बेल्ट में कहां पे आएंगे? स्टेबिलिटी बेल्ट में कहां पे आएंगे? ये ज्यादा प्रोटॉन्स ऊपर, एक तो दूंगा ना, इधर वाले न्यूट्रॉन्स, ये जा रहा है भाई साहब न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स इक्वल, तो इधर वाले क्या होंगे? न्यूट्रॉन्स ज्यादा, नीचे वाले प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे ना ऊपर। ठीक है, तो आपके भाई साहब यहाँ पे द रीजन दिस दैट न्यूक्लियस हैव लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इनके प्रोटॉन्स ज्यादा। क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन देम इज वेरी लार्ज। तो ऑब्वियसली बात है, अगर प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाएंगे भाई साहब, तो प्रोटॉन्स में रिपल्शन बढ़ जाएगा। रिपल्शन बढ़ जाएगा क्यों? क्योंकि उनमें डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो रिपल्शन बढ़ेगा। ठीक है, और रिपल्शन बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपके न्यूक्लियर फोर्स से ज्यादा हो जाएगी, तब भाई साहब सब बिखर जाएंगे। ठीक है, ओके, तो अभी तक न्यूक्लियर फोर्स ने सबको इकट्ठा रखा था, लेकिन अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ रहा है तो सब भाई साहब चितर बितर होंगे। ठीक है, ओके, एंड द अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्सेस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स आर नॉट एबल टू कोप अप विद इट। न्यूक्लियर फोर्स फेल होता दिखेगा। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स विल नॉट बी एबल टू होल्ड अप द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर। This makes the nucleus unstable and it tries to reduce the number of its protons by ejecting them in the form of alpha particles. An example of this alpha decay of bismuth, which is the parent nucleus. तो bismuth में भाई साहब A212, 83, the daughter nucleus A208 and 81, which has thallium. जैसे अगर आपका देखोगे बिस्मथ में क्या हो रहा है? ठीक है, बिस्मथ का 212 है, 83 है, 210 से ज्यादा है, 210 से ज्यादा है तो किस टाइप का डीके होगा? अल्फा डीके होगा, मतलब अल्फा पार्टिकल एमिट होगी। जैसे ही अल्फा पार्टिकल एमिट होगा, उसका एटॉमिक मास नंबर 4 से रिड्यूस हो जाएगा और एटॉमिक नंबर 2 से रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे वही हो रहा है, देखो 212 था 208 हो गया, 83 का भाई साहब 81 हो गया। एटॉमिक नंबर रिड्यूसेस बाय 2 एंड एटॉमिक मास नंबर रिड्यूसेस। पेंसिल बॉक्स बंद कर रहा है भाई साहब, अच्छा जी, ठीक है जाइए। ठीक है, ओके, तो ये बन गया आपका थैलियम प्लस अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल जिसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? अल्फा पार्टिकल जिसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आ रहा है ये? ओके ओके ओके, द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ एन अल्फा डीके इज ऑलवेज लेस देन द मास ऑफ द पेरेंट एटम। भाई समझ में आ रहा है? यहाँ पे इसका मास जो होगा ये इससे कम ही होगा ना, क्योंकि अल्फा डीके हो रहा है। ठीक है, इसका टोटल मास कितना है? 208, इसका कितना है भाई साहब? 212, तो ऑब्वियसली लेस होगा। ठीक है, तो अल्फा डीके में जो आपका टोटल मास होगा दैट विल ऑलवेज बी लेस देन द मास ऑफ द पेरेंट एटम। पेरेंट एटम के मास से भाई साहब ये लेस होगा। द एक्सेस मास अपीयर्स एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स। वही फिर एनर्जी मास इक्विवेलेंस हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, एक्सेस मास, द डिफरेंस इन द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ द मास ऑफ द पेरेंट एटम एंड दैट ऑफ द सम ऑफ द मासेस ऑफ द प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड द क्यू वैल्यू। इसी को अपन भाई साहब बोलते हैं क्यू वैल्यू। Q of the decay and is equal to the kinetic energy of the products. अभी इसको समझो, Q को हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, Q will be equal to mx, जो ओरिजिनल एलिमेंट है, मास ऑफ द ओरिजिनल एलिमेंट, माइनस my, ठीक है, मास ऑफ द रेडियोएक्टिव डीके के बाद जो बना, न्यूक्लियर मास ऑफ द x जो ओरिजिनल था, माइनस न्यूक्लियर मास ऑफ y जो बना रेडियोएक्टिव डीके के बाद। और रेडियोएक्टिव डीके में एक और पार्टिकल आपका एमिट हुआ है, वो क्या है? हीलियम। तो मास ऑफ हीलियम, मास ऑफ हीलियम, ये हो गया आपका मास डिफेक्ट डेल्टा एम इंटू सी का स्क्वायर। जहां भी आपको भाई साहब डेल्टा एम मिल रहा है उसको सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही एनर्जी एमिट होगा। ठीक है, सिस्टम में भाई साहब इतनी एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, mx, my and mhe आर मासेस ऑफ द पेरेंट एटम। mx जो पेरेंट एटम था, ठीक है, ये हो गया आपका डॉटर एटम my and m helium atom. Note that we have used atomic masses to calculate the Q factor. Q factor है भाई साहब। ठीक है, Q फैक्टर में एटॉमिक मासेस मतलब आपका जो एटॉमिक मास यूनिट है वो यूज हुआ है, दैट इज 1.67 into 10 raised to -27 kg। क्लियर है भाई साहब? आर बी क्लियर?
सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो अल्फा डीके को फिर से जरा रिकॉल कीजिए, क्यों हो रहा है? जिनका भी एटॉमिक मास नंबर किससे ज्यादा है, 210 से ज्यादा, और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका मास ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो न्यूट्रॉन से ज्यादा हो गया। तो स्टेबिलिटी कर्व में आपके एलिमेंट्स कहां पे आएंगे? नीचे की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ है, जिनमें प्रोटॉन्स का मास ज्यादा हो गया। प्रोटॉन्स के मास ज्यादा होने के चलते क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन हैज बिकम मोर देन द न्यूक्लियर फोर्स, बिकॉज ऑफ विच नाउ ये चितर बितर हो रहे हैं। ठीक है, तो रेडियोएक्टिव डीके में आपके अल्फा डीके में कौन सा पार्टिकल एमिट हो रहा है? अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है। तो आपका जो पेरेंट एटम होगा वो डॉटर एटम में कन्वर्ट होगा। डॉटर एटम का एटॉमिक मास 4 से कम और एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा। ठीक है, और इसी को अपन भाई साहब एनर्जी मास इक्विवेलेंस में देखेंगे। मास डिफेक्ट में यही मास जो है तो एनर्जी में कन्वर्ट होगी। मतलब मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई माइनस मास ऑफ हीलियम एटम इनटू सी स्क्वायर कर दोगे तो आपका इतना एनर्जी एमिशन होगा। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन द अल्फा डीके पार्ट? ओके, यहाँ पे हमने अल्फा डीके की बात की, अभी हम बात करेंगे भाई साहब बीटा डीके की। इन दिस टाइप ऑफ डीके द न्यूक्लियस एमिट्स एन इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड बाय कन्वर्टिंग अ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस इनटू अ प्रोटॉन। तो यहाँ पे भाई साहब आपका देखो, इसके पहले क्या कन्वर्ट हुआ? आपका एटॉमिक नंबर, है ना? तो बेसिकली आपका क्या ज्यादा हो गया था? प्रोटॉन ज्यादा हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई साहब आपका? इन दिस टाइप द न्यूक्लियस एमिट्स एन इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड बाय कन्वर्टिंग ए न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। तो न्यूट्रॉन यहाँ पे प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो प्रोटॉन से ज्यादा है। ठीक है, ओके, बीटा डीके है भाई साहब। तो यहाँ पे बीटा डीके में क्या हो जाएगा भाई साहब? बीटा डीके में, और बीटा डीके किसका होता है? स्टेबिलिटी कर्व के इधर वाले जो एलिमेंट्स हैं। बीटा डीके दो टाइप का होता है, बीटा प्लस एंड बीटा माइनस, और आपका होता है एक अल्फा डीके और एक होता है आपका गामा डीके। ठीक है, ओके। Thus the basic process which takes place in the parent nucleus is n is equal to proton n, न्यूट्रॉन आपका प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा प्लस एक इलेक्ट्रॉन में। क्यों ऐसा होगा? न्यूट्रॉन आपका अनचार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रल चार्ज है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल होंगे तो चार्ज वाइज ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई साहब आप एक अनचार्ज पार्टिकल से चार्ज पार्टिकल को क्रिएट करें, कोई नहीं सकता। चार्ज आ कहां से रहा है? ठीक है, न्यूट्रॉन अपने आप में एक अनचार्ज पार्टिकल है। अगर ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा होगा तो उसके साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा, तभी तो वो चार्जेस जो है प्लस माइनस में कैंसिल होंगे, तभी तो वो चार्जेस दोनों साइड में बैलेंस होंगे। ठीक है, तो न्यूट्रॉन गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड इनटू एन एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, ये आपका भाई साहब एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो आर पार्टिकल्स व्हिच हैव वेरी लिटिल मास एंड नो चार्ज। ये न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। न्यूट्रिनो बोलो या एंटी न्यूट्रिनो बोलो, दे आर पार्टिकल्स with very little mass and no charge। इनका भाई साहब कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो न्यूट्रॉन is getting converted into a proton and an electron and an anti-neutrino in case of a beta decay, which happens for elements which are below the stability curve, which have an excess of neutrons over the protons। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? सॉरी, above the curve। ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन में ड्यूरिंग बीटा डीके स्टेबिलिटी कर्व के इस तरफ, मतलब न्यूट्रॉन्स आपके ज्यादा है। ओके, during beta decay the number of nucleons, that is mass number of the nucleons remains unchanged। mass number unchanged रहेगा, क्योंकि चेंज आपका कहां पे आ रहा है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है। अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो मास नंबर में कोई चेंज होगा क्या? क्योंकि मास नंबर जो है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बनाया हुआ है। आपके एटॉमिक नंबर में चेंज आ सकता है लेकिन मास नंबर में चेंज नहीं आएगा। आर वी गेटिंग दिस? ठीक है, एटॉमिक नंबर आपका एक से बढ़ जाएगा लेकिन मास नंबर वही रहेगा। ठीक है, ओके। द डॉटर न्यूक्लियस हैज वन लेस न्यूट्रॉन एंड वन एक्स्ट्रा प्रोटॉन। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब? दस Z इंक्रीजेस बाई वन, तो एटॉमिक नंबर एक से बढ़ जाएगा क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई है, न्यूट्रॉन की संख्या एक से कम हो गई है, लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलाकर बनाते हैं आपका मास नंबर, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। देयर इज नो चेंज देयर। n डिक्रीजेस बाई वन। ठीक है, न्यूट्रॉन डिक्रीज बाई वन, a रिमेनिंग कांस्टेंट। तो अगर आप देखोगे ये आपका पेरेंट एटम हो गया which has got an atomic mass number of A and atomic number of Z। So this is basically X which is undergoing a beta decay। So what will happen? It will get converted into A, Y और यहाँ पे क्या हो जाएगा? Z plus 1, because आपका एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कवर हुआ है। तो ये तो हो गया, प्लस एक इलेक्ट्रॉन भी एमिट होगा अलग से और एक एंटी न्यूट्रिनो। दिस इज बेसिकली बीटा डीके। समझ में आ रहा है ये? तो बीटा डीके में न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो में। ठीक है, because of which your atomic number increases by 1, however your atomic mass number remains the same। ठीक है, ओके। एन एग्जांपल जैसे कोबाल्ट है, देखो इसको हम कैंसर ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। ज्यादा करके कोबाल्ट इंजेक्शन हम देते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आपको
मतलब टेस्ट से पता चल रहा है कि आपके मतलब किसी के भी बॉडी में कहीं पे कोई ट्यूमर है। ट्यूमर बेसिकली कैंसर का पहला ग्रोथ है, ठीक है। ट्यूमर को कैंसर में थोड़ा टाइम लगता है, अलग अलग ट्यूमर्स के कैंसर में परिवर्तित होने में। तो बॉडी में बहुत सारे टेस्ट से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ट्यूमर है, लेकिन लोकेट नहीं कर पा रहे। तो डॉक्टर्स आपको कोबाल्ट का इंजेक्शन देंगे। ये कोबाल्ट का इंजेक्शन ये हमारे पूरे खून में दौड़ेगा, और ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। ऐसा भी नहीं है कि हमारे को कुछ तकलीफ देगा। ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जाकर जहां पे ट्यूमर रहेगा वहां पे अटक जाएगा, ठीक है। वहां पे अटक जाएगा, और आप जब पूरे बॉडी का स्कैन करेंगे तो उधर पता चल जाएगा देयर द ट्यूमर इट इज, ठीक है। तो कोबाल्ट के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ये आपके मेडिकल उसमें यूज होते हैं। ओके, सो देखो ये कोबाल्ट का क्या हो रहा है। दिस इज बेसिकली अंडरगोइंग डिसइंटीग्रेशन बाय बीटा डीके। यहाँ पे बीटा डीके हो रहा है, मतलब यहाँ पे देखो एटॉमिक मास नंबर में कोई फर्क नहीं। एटॉमिक नंबर आपका भाई साहब एक बढ़ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और एक एंटी न्यूट्रिनो। तो बीटा डीके में क्या रिलीज हो रहा है भाई साहब, आपका एक प्रोटॉन का सॉरी एक न्यूट्रॉन का कन्वर्जन हो रहा है प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रिनो में, ठीक है। तो प्रोटॉन का मतलब अगर रिलीज हो रहा है तो एटॉमिक नंबर एक से बढ़ेगा, atomic mass number will remain the same, और ये इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो। ओके, देयर इज अनदर टाइप ऑफ बीटा डीके कॉल्ड बीटा प्लस डीके। दिस इज बेसिकली, इस बीटा डीके को अपन क्या बोलेंगे, बीटा माइनस डीके, ठीक है। जैसे आपने देखो इसमें पढ़ा, बीटा माइनस डीके कौन से एलिमेंट्स करते हैं भाई साहब, यहाँ पे देखो बीटा नेगेटिव डीके। यहाँ पे जिनका भी आपका न्यूट्रॉन्स बाय प्रोटॉन्स की संख्या भाई साहब ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है, मच मच ग्रेटर देन 1 हो, तब यहाँ पे ये होगा, न्यूट्रॉन्स का प्रोटॉन्स में कन्वर्जन होगा। तो बीटा माइनस डीके में क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, अरे बोलो ना बोलो भाई साहब, बीटा माइनस डीके में आपका जो प्रोटॉन है सॉरी जो न्यूट्रॉन है, दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस अ एंटी न्यूट्रिनो। कौन बोला, अरे वाह, ठीक है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। दादा आज मैं लॉरेंस बिस्ने गैंग से भाई साहब, पहला इसका कॉन्ट्रैक्ट लेना भाई साहब, ठीक है। ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। ओके, तो ये हो गया आपका बीटा नेगेटिव डीके भाई साहब, किसका होगा, बीटा नेगेटिव डी का उनका होगा जहां पे आपका न्यूट्रॉन्स आपके प्रोटॉन से स्टेबिलिटी कर्व के जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ओके, नाउ इन विच अ प्रोटॉन गेट्स कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन बाय एमिटिंग अ पॉइस्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो, ठीक है। ये यहाँ पे आपका एंटी न्यूट्रिनो है, वहां पे क्या हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन न्यूट्रिनो, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, वहां पे आएगा आपका पॉइस्ट्रॉन, ठीक है। पॉइस्ट्रॉन मतलब आपका पॉजिटिव चार्ज है, ई प्लस बोलते हैं हम इसको, प्रोटॉन नहीं बोलेंगे, हम इसको ई प्लस बोलेंगे। और कैसी आ रही है, ओके। सो कन्वर्टेड इनटू अ न्यूट्रॉन बाय एमिटिंग अ पॉइस्ट्रॉन एंड अ न्यूट्रिनो। तो आपका जो भाई साहब बीटा प्लस डीके होगा, बीटा प्लस डीके में क्या लिख लेगा, न्यूट्रॉन, ठीक है, और पॉइस्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। अ पॉइस्ट्रॉन इज अ पार्टिकल विद द सेम प्रॉपर्टीज एज एन इलेक्ट्रॉन except that its change is positive. It is known as particle of electron. Thus डीके can be written as, तो यहाँ पे प्रोटॉन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। तो बीटा प्लस और बीटा नेगेटिव में भाई साहब आपका समझ पा रहा है, यहाँ पे प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन से ज्यादा, और ये कहाँ पे होता है, स्टेबिलिटी कर्व के नीचे वाले एलिमेंट्स, ठीक है।
स्टेबिलिटी कर्व के नीचे वाले एलिमेंट्स में आपका प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन से ज्यादा होगा। तो बीटा नेगेटिव डीके मतलब आपका सॉरी बीटा प्लस डीके, देखो इसको ऐसे याद रखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्लस आएगा किसमें, बीटा प्लस डीके में, और इसमें भाई साहब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आएगा किसमें, बीटा नेगेटिव डीके में। ये नेगेटिव में एंटी न्यूट्रिनो और पॉजिटिव में भाई साहब न्यूट्रिनो। क्लियर है? आपका न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो क्या है भाई साहब, आर पार्टिकल्स विच हैव लेस मास एंड विच हैव वेरी लिटिल मास एंड नो चार्ज। ये आपका हेडेक नहीं है फिलहाल, ठीक है, इसमें आपको रिसर्च नहीं करना है, ये सिर्फ जानना है अल्फा बीटा डीके में ये रिलीज होते हैं, ठीक है। क्लियर है? आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। सो द मास नंबर रिमेन्स अनचेंज ड्यूरिंग द डीके। अगर भाई साहब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो अगेन मास नंबर अनचेंज होगा, लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो एटॉमिक नंबर 1 से घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब एटॉमिक नंबर 1 से घट जाएगा प्लस न्यूट्रिनो। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। सो फटाफट से भाई साहब अगर हम इसको समराइज कर लें तो बीटा डीके, ठीक है, बीटा डीके प्लस बीटा प्लस डीके, और यहाँ पे है भाई साहब आपका बीटा माइनस डीके, ठीक है, बीटा माइनस डीके, बीटा माइनस डीके। यहाँ पे आपका न्यूट्रॉन्स आर मच ग्रेटर देन प्रोटॉन्स, यहाँ पे आपके प्रोटॉन्स मच ग्रेटर देन न्यूट्रॉन्स, ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या है भाई साहब, यहाँ पे आपका भाई साहब प्रोटॉन्स आर गेटिंग हाँ भाई शाबाश, ठीक है। प्रोटॉन्स यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटॉन्स आपका न्यूट्रॉन्स प्लस प्लस ई प्लस, इसको अपन बोलेंगे पॉइस्ट्रॉन, और ये हो गया आपका न्यूट्रिनो, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाई साहब न्यूट्रिनो, दिस इज न्यूट्रिनो, और ये हो गया आपका पॉइस्ट्रॉन, दिस इज बेसिकली पॉइस्ट्रॉन, और ये हो गया आपका न्यूट्रॉन, दिस इज न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, लेट्स से आपका पेरेंट एलिमेंट है ए, और ये हो गया आपका जेड, और ये हो गया आपका एक्स। तो यहाँ पे आपका प्रोटॉन कन्वर्ट हुआ है न्यूट्रॉन में तो Z-1 हो जाएगा एक्स, और ये ए वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। प्लस आप बोल सकते हैं दिस इज अ पोस्ट्रॉन एंड अ न्यूट्रिनो विच इज जनरेटेड, ठीक है, ओके। बीटा डीके में भाई साहब तो इट इज जनरली डन बाय मेटल्स, बाय एलिमेंट्स बिलो बिलो स्टेबिलिटी कर्व, ठीक है, बिलो स्टेबिलिटी कर्व। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका न्यूट्रॉन्स इज मच मच ग्रेटर देन प्रोटॉन्स, तो भाई साहब कन्वर्जन का आएगा रे, न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा आपका भाई साहब प्रोटॉन में प्लस एक इलेक्ट्रॉन में प्लस आपका एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। सो ये आपका एंटी न्यूट्रिनो हो गया भाई साहब, ये हो गया भाई साहब आपका इलेक्ट्रॉन, और दिस विल बी बेसिकली अ प्रोटॉन, ठीक है, ये आपका प्रोटॉन इमिट हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी ए जेड एक्स, लेट्स से दिस इज द पेरेंट रेडियोएक्टिव एलिमेंट, द यहाँ पे आपका डॉटर रेडियोएक्टिव एलिमेंट है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब वाई, ओके ओके ओके, ए हो गया भाई साहब आपका ए एटॉमिक नंबर, ठीक है, दिस विल बी द एटॉमिक नंबर, और जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, जेड की वैल्यू यहाँ पे हो गई भाई साहब, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो Z+1 प्लस भाई साहब आपका इलेक्ट्रॉन माइनस, और ये हो गया आपका दिस इज बेसिकली एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन माइनस है तो ये बीटा माइनस डीके, ये इलेक्ट्रॉन पॉइस्ट्रॉन है तो ये आपका भाई साहब बीटा प्लस डीके, समझ में आ रहा है भाई साहब, दिस इज पॉइस्ट्रॉन, और ये दिस इज बेसिकली शोन बाय एलिमेंट्स एलिमेंट्स अबव एलिमेंट्स अबव स्टेबिलिटी कर्व। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, इतना जानना ही काफी है। आप अगर मतलब न्यूट्रिनो पे रिसर्च करने जाएंगे तो मतलब नहीं बनेगा, ठीक है, राइट नाउ इट इज नॉट देयर इन योर कोर्स, समझ में आ रहा है भाई साहब। तो जैसे समझ लो आपका सोडियम है, अभी देखो सोडियम का यहाँ पे होता क्या है 23 और 11 है, यहाँ पे 22 11 है, तो इसका भाई साहब क्या हो जाएगा, देखो 10 22 नियॉन प्लस आपका भाई साहब पॉइस्ट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो, ठीक है, दिस इज अ बीटा डीके विच इज बीटा प्लस डीके विच इज अंडरगोइंग। एन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट बीटा प्लस डीके इज दैट द मास ऑफ द न्यूट्रॉन, आपका भाई साहब यहाँ पे मास ऑफ न्यूट्रॉन इज हायर देन द मास ऑफ अ प्रोटॉन, thus the decay described cannot take place for a free proton. However, it can take place when the proton is inside the nucleus, as the extra energy needed to produce a neutron can be obtained from the rest of the nucleus. ये एक interesting thing है इसका भाई साहब बीटा प्लस डीके का। In beta decay also, the total mass of the products of the decay is less than the mass of the beta decay, दोनों के लिए भी, ठीक है, बीटा प्लस, तो वही सेम चीज होगी mx माइनस एम वाई माइनस एम आपका जो भी रिलीज हुआ है, ठीक है, द एक्सेस मास इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो आपका भाई साहब वी हैव इग्नोर्ड द मास ऑफ न्यूट्रिनो, क्योंकि न्यूट्रिनो जो है न्यूट्रिनो रिलीज हो या एंटी न्यूट्रिनो रिलीज हो, इनके मासेस या चार्जेस नहीं होते, ठीक है। सो मास
ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है या पॉइस्ट्रॉन भी हो सकता है, दोनों का मास इससे माइनस करके इंटू सी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके ओके ओके। एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड इन अल्फा डीके ऑफ प्लूटोनियम 238 टू यूरेनियम 234। तो अल्फा डीके हो रहा है, कैसे मालूम चलेगा नंदिनी? अल्फा डीके कैसे बोल दिया भाई साहब? ऐसे ही येलो येलो लिखा हुआ है भाई साहब। हाँ, अल्फा डीके कैसे हो रहा है? अगर नहीं भी बोला होता तो तुमको मालूम होना चाहिए था ये अल्फा डीके है। कैसे आज बोलेंगी मैडम? हाँ, अरे एटॉमिक मास नंबर देखो ना कितने से कम हुआ है, 4 से कम हुआ है ना। ठीक है, 238 है, 234 हुआ है, तो अल्फा डीके होएगा ही भाई साहब। ठीक है, हीलियम मतलब अल्फा डीके हो गया। ओके, अगर ये नहीं भी दिया रहता, अगर ये आपके क्वेश्चन में अल्फा डीके नहीं भी दिया रहता, देन ऑल्सो इट इज अल्फा डीके ओनली। ठीक है, 4 से जहां पे भी आपका एटॉमिक मास कम होता है, दैट इज डेफिनेटली एन अल्फा डीके। ठीक है, क्लियर? द मासेस इन्वॉल्व बीइंग, तो मास ऑफ प्रोटॉन भाई साहब आपका इतना हो गया, मास सॉरी मास ऑफ आपका प्लूटोनियम, प्लूटोनियम दिख नहीं रहा है ना। ठीक है, प्लूटोनियम ये हो गया। ठीक है, मास ऑफ यूरेनियम ये हो गया भाई साहब। ठीक है, मास ऑफ हीलियम। ठीक है, अपना चश्मा उधार दे देना, घर तक नहीं पहुंचेगा बेटा, तो ऐसे से जाएगा कुछ। ठीक है, ओके। द डीके कैन बी रिटन एज 238, मेरे पास भी पड़ा हुआ है, चाहते तो लेके जाना। ठीक है, 238 प्लूटोनियम, ये आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? 234 प्लस हीलियम। समझ में आ रहा है भाई साहब? आर बी क्लियर ऑन दिस वन? इट्स क्यू वैल्यू, दैट इज एनर्जी रिलीज, इज गिवन बाय, तब एनर्जी रिलीज क्या हो जाएगा? मास ऑफ प्लूटोनियम माइनस मास ऑफ यूरेनियम माइनस मास ऑफ हीलियम, क्योंकि हीलियम पार्टिकल रिलीज हो रहा है आपका, हीलियम पार्टिकल मतलब अल्फा पार्टिकल। ठीक है, ओके, तो ये हो गया मास ऑफ द रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इनटू सी का स्क्वायर, ये आपका मास डिफेक्ट इनटू सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये भाई साहब पूरा कार्यक्रम करेंगे, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपका भाई साहब क्या है? एटॉमिक मास यूनिट है। ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, देखो सारे आपके जो है एटॉमिक मास यूनिट में। एटॉमिक मास यूनिट होती है आपकी 1.67 इंटू 10⁻⁻27, जिसको आप अगर कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आप इस U को अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो सीधा भाई साहब 931.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस विल बी 5.5862 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। ओके, एक और क्वेश्चन, कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बीटा पार्टिकल। यहाँ पे पॉइस्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। ठीक है, बेटा पार्टिकल पॉइस्ट्रॉन एमिटेड इन द डीके ऑफ दिस गिवन द मास ऑफ, ये है भाई साहब दिस। ठीक है, आपका जो बन रहा है वो दिस इज इक्वल टू दिस एंड मास ऑफ पॉइस्ट्रॉन इज दिस। ठीक है, द डीके कैन बी रिटन एज, तो यहाँ पे डीके को हम क्या लिखेंगे? 2211, दिस विल बी इक्वल टू 22 दिस प्लस ई प्लस प्लस यहाँ पे न्यूट्रिनो हो जाएगा। अगर यहाँ पे ई माइनस होता था तो एंटी न्यूट्रिनो, ई माइनस मतलब बीटा नेगेटिव डीके और ई प्लस मतलब बीटा पॉजिटिव डीके। ठीक है, बीटा नेगेटिव डीके हैपेंस फॉर एलिमेंट्स having neutrons much more than the protons, and beta plus decay happens for elements having protons much more than the neutrons. Beta negative decay happens for elements above the stability curve, and beta negative decay happens for elements above the stability curve, and beta positive decay happens for elements below the stability curve. ठीक है, ओके, कर लेते हैं भाई साहब। यहाँ पे क्या हो जाएगा? m ऑफ एन ए माइनस एम ऑफ एन ई माइनस एम ऑफ ई का स्क्वायर। आपको यहाँ पे सारे मासेस दिए हुए हैं भाई साहब, तो यहाँ पे आप इसको करेंगे और इस u, यहाँ पे भी u होगा, ये u दिया हुआ है, इस u को कन्वर्ट करेंगे अगर हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, सो दैट विल बी हाउ मच? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सो यहाँ पे हो गया भाई साहब 0.0255 इंटू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक्चुअली देखो ये सी स्क्वायर से आपको, ये यू सी स्क्वायर की वैल्यू है, म्यू सी स्क्वायर की वैल्यू ही इतनी है, समझे? अरे भाई साहब, एक म्यू का अगर एटॉमिक मास यूनिट इतना है, तो अपन ने देखा इसका एनर्जी इक्विवेलेंट कितना है? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज समथिंग दैट वी हैव सीन। इसका मतलब क्या है? देखो, अगर आपका मास है 1 म्यू, दैट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27, उसका इक्विवेलेंट एनर्जी कितना हो जाएगा? ठीक है, डेल्टा ई विल बी इक्वल टू डेल्टा एम सी का स्क्वायर, दैट इज हाउ मच? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 3 इंटू 10⁻⁸, इसका भाई साहब स्क्वायर, यही तो आता है आपका 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसको जूल से अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, विच इज बेसिकली डिवाइडिंग इट बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, दैट्स व्हाट यू गेट।
तो इसका मतलब क्या हो गया, ये म्यू, वैसे अब म्यू सी स्क्वायर की वैल्यू, म्यू सी स्क्वायर की वैल्यू है ना आपकी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, तो ये म्यू सी स्क्वायर है, इसको भाई साहब 935.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दो, ठीक है। तो दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी दैट द बीटा पार्टिकल कैन हैव, द न्यूट्रिनो हैविंग जीरो एनर्जी। तो आपका न्यूट्रिनो हो या एंटी न्यूट्रिनो हो, ना इसका चार्ज होगा, ना इसका भाई साहब मास होगा, ना ही एनर्जी होगी, ठीक है, क्लियर है, ओके। देखो यहाँ पे क्या पूछा है आपसे कि गिवन कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बीटा पार्टिकल, तो सारा एनर्जी जो होगा वो बीटा पार्टिकल में ही होगा, ना कि भाई साहब आपके न्यूट्रिनो में, इसमें कुछ भी एनर्जी नहीं होगा, इट विल बी एंटायरली ऑन द बीटा पार्टिकल, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। गामा डीके, अभी हम आते हैं भाई साहब गामा डीके में, तो बीटा डीके, बीटा प्लस डीके और अल्फा डीके, आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल, नाउ विल कम टू गामा डीके, ठीक है। गामा डीके, in this type of decay gamma rays are emitted by the parent nucleus, as you know gamma ray is a high energy photon, ठीक है। the daughter nucleus is same as the parent nucleus as no other particle is emitted but it has less energy, ठीक है, इसका भाई साहब एनर्जी कम होगा, but it has less energy as some energy goes out in the form of emitted gamma ray, ये भाई साहब कुछ एनर्जी आपका emitted gamma ray के फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। we have seen that the electrons in an atom are arranged in different, तो यहाँ पे देखो इस डीके में गामा रेज एमिट होते हैं, गामा रेज आपके क्या होते हैं भाई साहब, न्यूट्रल होते हैं पेरेंट न्यूक्लियस से, गामा रे इज अ हाई एनर्जी फोटोन है भाई साहब, द डॉटर न्यूक्लियस इज सेम एज द पेरेंट न्यूक्लियस एज नो अदर पार्टिकल इज एमिटेड, यहाँ पे कोई और पार्टिकल एमिट नहीं हो रहा है, ठीक है, एक फोटोन एनर्जी रिमिट हो रही है, ठीक है। वी हैव सीन, तो यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियस जो है, डॉटर न्यूक्लियस इज द सेम एज द पेरेंट न्यूक्लियस, ये भाई साहब सेम होगा पेरेंट न्यूक्लियस के, ठीक है, ओके। एंड नो अदर पार्टिकल इज एमिटेड, कोई अदर पार्टिकल एमिट नहीं हो रहा है, फोटोन एमिट हो रहा है, ठीक है। We have seen that electrons in an atom are arranged in different energy levels, and an electron from a higher orbit can make a transition to lower orbit emitting a photon. भाई हम देख चुके हैं ये, ठीक है, भाई साहब लाइमैन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, बफन सीरीज हम देख चुके हैं भाई साहब। यहाँ पे होता क्या है, हायर एनर्जी ऑर्बिट से देखो हमने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया, वो हायर एनर्जी में गया, वहां पे वो रह नहीं पाएगा, फटाक से नीचे आएगा, और जैसे ही नीचे आएगा इट विल एमिट अ फोटोन विद अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये तो फोटोन है भाई साहब, यहाँ पे किसी पार्टिकल का एमिशन देख रहे हैं क्या आप, नहीं, Planck's constant into frequency of the radiation, that is what you are looking at, okay, so no particle is emitted, in the same way here also no particle is emitted, गामा एक बेसिकली फोटोन एमिशन है, तो इसमें भी किसी पार्टिकल का एमिशन नहीं होगा, अल्फा पार्टिकल, बीटा नेगेटिव में भी पार्टिकल और बीटा प्लस में भी पार्टिकल, यहाँ पे आपका कोई पार्टिकल एमिशन नहीं होगा, बिकॉज इट इज अ फोटोन एमिशन, और फोटोन एमिशन इज अ पार्टिकल लेस एमिशन, जैसे अपन देखते हैं फोटोन एमिशन इन इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है, ओके। दिस सिचुएशन इन न्यूक्लियस इज सिमिलर, यही देखो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स में अभी भी नहीं जा रहे हैं, बट इलेक्ट्रॉन से हम इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, क्योंकि देखो आप जब किसी पढ़ाई को करते हैं ना, तो आप एक ही स्टैंडर्ड में पढ़ते आ रहे हैं। अभी आपने पढ़ा कि भाई साहब बीटा नेगेटिव डीके हुआ, उसमें पार्टिकल निकला, बीटा पॉजिटिव डीके हुआ, उसमें पार्टिकल निकला, अल्फा पार्टिकल डीके हुआ, इसमें भी पार्टिकल निकला, तो अभी आप अचानक से बोल रहे हो गामा पार्टिकल, गामा में, गामा डीके में कोई पार्टिकल नहीं होगा, सो इट मे कंफ्यूज यू, सो इन दैट केस वी हैव ड्रॉन अ पैरेलल थिंग, क्योंकि गामा जो रेडिएशन है वो फोटोन रेडिएशन है, फोटोन रेडिएशन मतलब यहाँ पे आते हैं, हमको इलेक्ट्रॉन से लेना देना नहीं है, इस पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है, व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज when an electron is given the adequate amount of energy, it jumps from a lower orbit to a higher orbit, but the moment it does so it becomes unstable, and again it will jump back to its lower orbit, while doing so it will radiate or give up the energy that it had absorbed in the form of a photon, ऐसा ही फोटॉन्स एमिशन होता है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे कोई पार्टिकल निकला, नहीं, यहाँ पे निकला एनर्जी, ठीक है। ऐसा ही सेम केस न्यूक्लियस में भी होता है, we are not applying the concept of electrons here, but we are applying the concept that even without particle, energy in the form of a photon can be emitted, ठीक है, that is what we are applying here, okay। so यहाँ पे भाई साहब आपका क्या है, so and of an electron from a higher orbit can make a transition to lower orbit emitting a photon in the process, this situation in a nucleus is similar, ठीक है। the nucleons occupy energy levels with different energies, अलग अलग भाई साहब एनर्जीज हैं हर एक न्यूक्लियन का, ठीक है। A nucleon can make a transition from a higher energy level to a lower energy level, जो भाई साहब हादसा आपका इलेक्ट्रॉन्स के में होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स में भी एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस होता है, तो लोअर से हायर में टपके या हायर से लोअर में टपके, हायर से लोअर में टपकेगी तो भाई साहब एमिट होगा,
यही सेम सिचुएशन आपके न्यूक्लियस के अंदर भी होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनके भी एनर्जी लेवल्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। ओके, द न्यूक्लियॉन्स ऑक्यूपाइंग हायर ऑक्यूपाई एनर्जी लेवल्स विद डिफरेंट एनर्जीज। तो सारे न्यूक्लियॉन्स का भाई साहब एनर्जी लेवल्स अलग अलग होता है, ठीक है। अ न्यूक्लियॉन कैन मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम अ हायर एनर्जी लेवल टू अ लोअर एनर्जी लेवल। एक न्यूक्लियॉन भाई साहब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन करेगा, और अगर ऐसा करेगा तो गामा एमिट होगा, ठीक है। फोटोन विल बी एमिटेड, कोई पार्टिकल एमिशन नहीं होगा। सिमिलर टू द ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ हायर टू अ लोअर ऑर्बिट, एब्सोल्युटली सिमिलर, ठीक है। ओके, एमिटिंग अ फोटोन इन द प्रोसेस। जब भी आपका हायर से लोअर में ट्रांजिशन होगा, आपका फोटोन एमिट होगा इन द प्रोसेस, ठीक है। ओके, द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक एंड न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स is in their energies and energy separations. Energies and differences in the energies of different levels in an atom are of the order of few electron volts, while those in the case of a nucleus are of the order of few kilovolts. यहाँ पे भाई साहब इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में है, लेकिन यहाँ पे भाई साहब किलो वोल्ट्स में है, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। किलो इलेक्ट्रॉन मतलब आपके एनर्जी में जो न्यूक्लियस की एनर्जी है, न्यूक्लियॉन्स की एनर्जी है, वहां पे बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एटम्स में ऑर्बिटल्स के बीच में उतने एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस नहीं है जितना आपके न्यूक्लियस के न्यूक्लियॉन्स के बीच में है। दे आर टू अ ट्यून ऑफ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। देयरफॉर whereas the radiations emitted by atoms in the ultraviolet to radio region, the radiations emitted by nuclei are in the region of gamma rays। तो ये भाई साहब हाई रेडिएशन है, ठीक है, गामा रेज में चले जाते हैं। तो आप अगर देखोगे इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट होते हैं, या इलेक्ट्रॉन से जो एमिट होती है एनर्जी, ठीक है, वो आपके ज्यादा करके कहां से आते हैं? अल्ट्रावायलेट टू रेडियो रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, इतने में ही रहते हैं। लेकिन न्यूक्लियस के ट्रांजिशन में, यहां पे कहने का मतलब ये है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी होती है डिफरेंस E2 माइनस E1, कहां पे भाई साहब? इलेक्ट्रॉन्स के इसमें, इलेक्ट्रॉन्स में एक एनर्जी लेवल और दूसरे एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का डिफरेंस होता है। लेकिन भाई साहब अगर आप न्यूक्लियस में देखोगे तो इट इज टू अ ट्यून ऑफ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स टू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स टू 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। E2 माइनस E1 वही सेम चीज यहाँ पे भाई साहब न्यूक्लियस में आपके न्यूक्लियॉन्स में इतना एनर्जी डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे जो एनर्जी आपका निकलता है, ठीक है, दिस एनर्जी बेसिकली इज लाइंग इन द रीजन ऑफ अल्ट्रावायलेट टू रेडियो, अल्ट्रावायलेट टू रेडियो के रीजन में ये लाई करता है। और यहाँ पे जो एनर्जी ट्रांजिशन होती है फोटॉन्स में, दोनों में फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं, ये भाई साहब चला जाता है गामा रेज में। और गामा और अल्ट्रावायलेट और रेडियो ऑल आर अ पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के सब पार्ट्स हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो यहाँ पे कोई पार्टिकल एमिशन नहीं हो रहा है। इट इज सिमिलर टू द इलेक्ट्रॉन, जैसे एक हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी में जब गिरता है तो एनर्जी एमिट होता है, वैसे ही यहाँ पे न्यूक्लियस जो है, जो न्यूक्लियॉन्स हायर एनर्जी में है वो लोअर एनर्जी में टपक रहे हैं और ये एमिट कर रहे हैं एनर्जी। समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ये एनर्जी बहुत भारी भरकम एनर्जी है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। और ये भाई साहब आपका दिस विल बेसिकली जनरेट अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, और इसमें गामा रेज में चले जाएंगे हम। ठीक है, वी विल गो टू गामा रेज। ओके ओके ओके। Usually the nucleons in a nucleus are in the lowest possible energy state. They cannot easily get excited as a large amount of energy in kilo electron volts or mega electron volts is required for their excitation. ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी अगर उनको हमको एक्साइट करना रहेगा तो। A nucleon, however, may end up in an excited state as a result of the parent nucleus undergoing alpha और beta decay. तो अगर पेरेंट न्यूक्लियस का अल्फा या बीटा डीके हो रहा होगा तो ये एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मास का कन्वर्जन हो रहा है और तब एनर्जी का भी कन्वर्जन होगा भाई साहब। ठीक है, दस गामा डीकेज यूजुअली आकर आफ्टर वन ऑफ दीज डीकेज। तो जब आपका बीटा डीके या अल्फा डीके हो चुका होगा उसके बाद गामा डीके होगा। गामा डीके पहले से ही स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि गामा डीके को होने में एनर्जी जो है तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में चाहिए। तो ऐसा कोई अगर एनर्जी, अगर कोई डीके हुआ है जहां पे एनर्जी जो एमिट हो रही है वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के रेंज में चली गई है, तो गामा डीके होना चालू हो जाएगा। ठीक है, वंस इट गेट्स द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी आफ्टर एन अल्फा और अ बीटा डीके, देन गामा डीके विल स्टार्ट, बिकॉज न्यूक्लियस इज द मोस्ट स्टेबल पार्ट ऑफ एन एटम। Inside, to agitate or actually start a nuclear reaction for gamma radiation, you will need energy to a tune of kilo electron volts or mega electron volts. ठीक है, okay, thus gamma decays usually occur after one of these decays. For example, cobalt undergoes beta plus decay to form daughter nucleus, आपका भाई साहब आयरन
which is in an excited state having an energy of 136 किलोवोल्ट, ठीक है। तो कोबाल्ट का भाई साहब क्या हो रहा है, आयरन बन रहा है, किसमें भाई साहब, ठीक है, दिस इज बेसिकली बीटा प्लस डीके में बन रहा है। तो बीटा प्लस डीके में आपको मालूम है कि एटॉमिक मास नंबर जो है वो सेम रहेगा, ठीक है, which is in an excited state having an energy of 136 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। अभी देखो गामा रेडिएशन चालू हो जाएगा, ठीक है। There are two ways in which it can make a transition to its ground state. One by emitting a gamma ray of energy this much, okay, and other is by emitting a gamma ray of 122 kilo electron volt and going an intermediate state first and then emitting a photon of energy 14 kilo electron volt to reach the ground state. तो आपका 122 प्लस 14 कितना आ जाएगा भाई साहब, आपका 136 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो आपका दो तरीके हैं, तो ये पूरा का पूरा भाई साहब एक गामा रे एमिट कर दे जिसका भाई साहब कितना एनर्जी हो 136, और दूसरा क्या है, बाय एमिटिंग अ गामा रे ऑफ एनर्जी 122 एंड गोइंग टू एन इंटरमीडिएट स्टेट फर्स्ट एंड देन एमिटिंग अ फोटोन ऑफ एनर्जी इतना, ठीक है। Both these emissions have been observed experimentally. Which type of decay a nucleus will undergo depends on which of the resulting daughter nucleus is more stable. तो डिपेंड करता है कि जो डॉटर न्यूक्लियस बन रहा है वो कितना स्टेबल है, ठीक है। तो पहला वाला डॉटर न्यूक्लियस अगर स्टेबल हो जाता है और इतनी एनर्जी निकलती है तो मामला वहीं पे खत्म हो जाएगा। अगर पहला वाला डॉटर न्यूक्लियस जो बन रहा है वो उतना स्टेबल नहीं है और ज्यादा होगा तो भाई साहब सेकंड स्टेज पे जाएगा, डिपेंडिंग ऑन रेडियो एक्टिव डीप के किस स्टेज पे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी अटेन कर रहा है, हमेशा प्रोसेस उसी तरफ जाएगा, ठीक है। ओके, often the daughter nucleus is also not stable and it undergoes further decay. A chain of decays may take place until the final daughter nucleus is stable. An example of such a series decay is that of uranium-238, which undergoes a series of alpha and beta decays, a total of 14 times, to finally reach a stable daughter nucleus of lead, which is having an atomic number of 206. आप देखो 38 से आप किस में आए हैं, 6 पे, 38 से 6 को माइनस करो भाई साहब कितना हो गया, 32, ठीक है। तो कितने मास का रिडक्शन हुआ है, देखो अल्फा एंड बीटा डिकेज, यहाँ पे बहुत सारे अल्फा और बीटा डिकेज हुए, ठीक है। तो आपके अल्फा डिकेज में क्या होंगे, हर बार 4 कम होगा और बीटा डिकेज में एटॉमिक मास नंबर सेम रहेगा, ठीक है, एटॉमिक मास नंबर इज गोइंग टू रिमेन सेम। तो कितने अल्फा डिकेज हुए रहेंगे अप्रोक्सीमेटली, आप देख लो भाई साहब यहाँ पे 38 माइनस 6 दैट इज 32, हर बार 4 मतलब 8 अल्फा डिकेज तो मिनिमम हुए रहेंगे, ठीक है। यूरेनियम U238 से लेड प्लम्बियम में 206 के कन्वर्जन में कम से कम 8 अल्फा डिकेज हुए रहेंगे। बीटा डिकेज में आपका एटॉमिक मास नंबर चेंज नहीं होता, इट इज गोइंग टू रिमेन द सेम, ठीक है, क्लियर है। ओके ओके ओके, तो देखो यहाँ पे अल्फा डीके होता क्या है, अल्फा डीके में आपका अल्फा पार्टिकल, तो आपका भाई साहब यहाँ पे पार्टिकल अल्फा पार्टिकल है भाई साहब यहाँ पे +2 ही है, तो अल्फा डीके में कुछ नहीं होना है, आपका एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास नंबर जो वो 4 से कम हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। सो ये हो गया आपका पेरेंट न्यूक्लियस AZ, ये हो गया आपका अल्फा पार्टिकल विच इज व्हाट 4He2, ऑब्वियसली 4 और 2 माइनस कर दो, दिस इज बेसिकली द डॉटर न्यूक्लियस। फॉर द केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन sum of the atomic number and sum of mass numbers on both sides must be, तो ये हम बैलेंसिंग करेंगे भाई साहब, आपका एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड्स में इक्वल होने चाहिए, ठीक है। 4 और ये A-4 हो गया A, 2 और Z-2 हो गया Z, A और Z, ठीक है, क्लियर है। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे मास कितना है, 4 एटॉमिक मास यूनिट, किसका, अल्फा पार्टिकल का भाई साहब, ठीक है। सिंबल आपका हो गया ये, जैसे अगर आप देखोगे यूरेनियम 238 है और ये है 92, तो यूरेनियम का पहला स्टेज डिसइंटीग्रेशन का है थोरियम, ठीक है। तो थोरियम बन रहा है भाई साहब, तो 234 और 90 हीलियम और प्लस Q हो जाएगा ये, दिस इज बेसिकली द एनर्जी विच इज इन्वॉल्व। अभी आप देख लो यहाँ पे क्यों ये हुआ, व्हाई डिड दिस हैपन, तो N/P का रेशियो देखो भाई साहब, यहाँ पे 146/92 हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे यूरेनियम में, 238 माइनस 92, तो 8 से 2 गया 6, 9 प्लस 4 13, 146/92 विच इज हाउ मच 1.58, और 1.58 किसके किस रीजन को क्रॉस कर रहा है, टू फॉर्म थोरियम, सो दैट Np रेशियो कैन बी इंक्रीज्ड एंड द न्यूक्लियस बिकम्स मोर स्टेबल। अभी आप देखो ये 1.6 में आ रहा है, ठीक है, N/P रेशियो, अभी थोरियम में देखो 144/90, यहाँ पे क्या आ रहा है N 1.6 आ गया, और आपने देखा था भाई साहब 1 से लेकर 1.6 की रेंज होती है, ठीक है, तो आपका भाई साहब 1.6 में आ गया, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो आपका ये 1.58 से इंक्रीज होकर 1.6 में आ गया है टू गिव इट मोर स्टेबिलिटी, क्लियर है भाई साहब, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया। ओके, अल्फा डीके, अभी एनर्जी, एनर्जी की बात करेंगे भाई साहब, एनर्जी क्या हो जाएगा बोलो,
एम एक्स जो आपका भाई साहब पेरेंट है माइनस एम अल्फा जो अल्फा पार्टिकल और एम डॉटर एम वाई, ठीक है, इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या आप